आज के सत्र में मैं गजानन राम परडा से सभी पठनार्थी और परिवार के सदस्य जनों को नमन करते हुए आज का सत्र यहाँ शुरू करता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, आवाज नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ भैया, क्लियर। आपका इको है। हाँ भैया, बंद कर रहा हूँ उसको। आपकी आवाज भी अस्पष्ट है। हाँ भैया, ठीक है अभी। हाँ, अभी ठीक है। हेलो। जी। तो आज के प्रश्न है, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विज्ञान पे स्पष्टता कीजिए। तो इसमें हम काल, क्रिया और निर्णय, ये तीन आयाम है जिससे विज्ञान स्पष्ट होता है। विज्ञान को हम विश्लेषित ज्ञान ऐसे समझते हैं। अब इसमें कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी, इसको कैसे समझें? जैसे विवेक सम्मत विज्ञान, हमने कुछ समय पूर्व चर्चा की थी। ज्ञान होने के बाद हमारा जो समझदारी है, वह समझदारी विवेक सम्मत विज्ञान इस संतुलन सूत्र से व्यवहार में प्रमाणित होती है। तो विवेक यानी लक्ष्य, और विज्ञान यानी दिशा। तो आज आज हम इन तीन मुद्दों से प्रभावित तो है। आज के हम मानव इन तीन मुद्दों से हम प्रभावित है। और इन तीनों मुद्दों को साधते साधते हम प्रयास करते हुए भी नजर आते हैं। जैसे हमें काल के बारे में हम प्रयास करते रहते समझने का। हम व्यवहारिक मुद्दे अधिक ले लेंगे, और पारिवारिक व्यवस्था, परिवार में तीन पीढ़ी के साथ अधिक समझने का प्रयास करेंगे। तो परिवार में कालवादी मुद्दा सतत बना रहता है। तीन पीढ़ी में ये जो कालवादी विज्ञान, ये हमको काफी स्पष्टता से पता पड़ता है, पर इसमें व्यवहार कैसे करें, इसके बारे में हम काफी शोध या सोच विचार करते रहते हैं। ये कैसे? जो वरिष्ठ पीढ़ी रहती है, उनका कालवादी सोच विचार,
वो अपने जीने को लेकर कैसे देखते हैं कालवादी स्थिति से। उनकी भाषा में ये झलकता रहता है कि हमारा तो समय हो गया, या हमने भूतकाल में क्या किया। बहुत सारी यादें उनकी रहती हैं, और प्रतिदिन वो अपनी यादों में खोए हुए या अपनी यादों को सुनाते हुए हमको व्यवहार करते हुए दिखते हैं। जो दूसरी, प्रमोद भाई का माइक क्लोज किया है। धन्यवाद। जो दूसरी पीढ़ी है, जैसे हम आप जिनके प्रतिनिधि है, तो हमको काल में ऐसे समझ में आता है कि हम लोग फास्ट, यानी गति है। उदाहरण के लिए, ये जो 5 से 6 अभी हमारी एक चर्चा होती है, उसके बाद जिसको रशिंग आवर्स कहते हैं, कुछ समय बाद रशिंग आवर्स चालू होंगे। तो एक गति प्रधान हमारा व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। ये करना है, दिन भर के कुछ काम होंगे, कहीं जाना है, कहीं कार्यक्रम है। और जो हमसे छोटे हैं, उनमें भी कालवादी व्यवहार समझ में आता है। अभी तो अगले वर्ष कौन सी तो कक्षा में पहुंचना है, या पढ़ाई में आगे एडमिशन कहाँ लेना है, कितने वर्ष का कोई कोर्स होगा, आयु के अनुसार। तो 3 पीढ़ी में ये जो कालवादी तालमेल है, इस तालमेल को बैठाने का हमारा सारा प्रयास रहता है। ऐसे ही फिर क्रियावादी स्वरूप भी स्पष्ट होता है। तो जो वृद्धावस्था की पीढ़ी है, उनका क्रिया, जो हम जिस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते, हमारी क्रियाएं, और हमसे जो छोटे हैं उनकी क्रियाएं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है निर्णयवादी। अधिकांश हम निर्णयवादी प्रक्रियाओं में सर्वाधिक काम करते हुए नजर आते हैं रोज। जो वृद्धावस्था की पीढ़ी है, उनके निर्णय, हम आपके निर्णय, और हमसे जो छोटे हैं उनके निर्णय। तो जो निर्णय हमें रोज लेने होते हैं, उसमें ये जो कालवादी और क्रियावादी, ये साथ में चलता है। और कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी, इसमें यदि तालमेल नहीं बैठता है, उस स्थिति में हम क्या करें, कैसे समझें, क्या करें, यही प्रश्न ज्यादा है। कैसे समझे, शायद ये प्रश्न नहीं आता। तो इस प्रकार से 3 पीढ़ी में काल, क्रिया और निर्णय, इन तीनों में हम आप लोग रोज व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। मुझे इतना इसका एक व्यवहारिक स्वरूप समझ में आता है।
जो सोचने के लिए मजबूर करता है वो है निर्णयवादी विज्ञान। परिवार मतलब तीन पीढ़ी। अब ये तीन पीढ़ी में निर्णय कौन लेगा? इस जगह पर हमें समीक्षा और मूल्यांकन होने की आवश्यकता। उस स्थिति में हमें विज्ञान और अधिक स्पष्ट होगा। समीक्षा ये है कि हमने, यदि हमारी आवश्यकताएं केवल भौतिक मान ली है, और यदि इन भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति तीनों पीढ़ियों को अभावग्रस्त या अभाव से अभी है, यानी वृद्धावस्था की पीढ़ी को भी लगता है कि घर में कुछ कम है, हमको भी लगते रहता है कि हमारे घर में कुछ कम है, यानी भौतिक वस्तुएं, यानी हमारी आवश्यकताओं की चीजें कम है। और जो हमसे छोटे उनको भी लगता है कि हमारे घर में कुछ कम है, यानी अभाव है। जब तक ये कम है लगते रहता है, तब तक निर्णय परिवार का नहीं रहता। निर्णय बाहर से आते, बाहर से आते। उसके दो भाग हैं। पहला भाग जिस पर हमको अधिकाधिक चर्चा करनी है वो है स्वयं को शरीर मानकर जीना, यानी शरीर तो बाहर हो गया, बाह्य। और फिर शरीर से जुड़ा हुआ पूरा लाइफस्टाइल, है ना। इसको बहुत अच्छे से हम अभी हमको स्पष्ट है। शरीर मानकर भौतिकवादी क्रियाकलाप से जो अभी का लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल से निर्णय ऐसा नहीं लगता कि हम तीन पीढ़ी कोई सोच विचार करके निर्णय ले रहे। निर्णय सभी बाहर से आते और हम केवल उसके पालन करता रहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार को परावलंबी, परिवार में एक प्रकार से दीनता, और ये जो अभाव में होने का जो पीड़ा है, परेशानी है, उसको कोई दूसरा दूर करे। अब ये दूसरा कौन, ये नहीं पता। और यदि इसकी आपूर्ति में कोई कमी आती है तो फिर उसमें परिवार में एक प्रकार का क्लेश, पीड़ा। इसमें इसमें निर्णय कहाँ है? निर्णय का एक और स्थिति है, शायद हम आप उस स्थिति में हैं। वो स्थिति है कि जो भौतिक सुविधाएं हैं वो अब हो गई हैं। जैसे परिवार को रहने के लिए घर नहीं रहता है, ये भी एक अभाव है। अब उसमें तीनों पीढ़ी ऐसे लगता है जैसे सहमत है, तीनों पीढ़ी सहमत है, हाँ भाई घर नहीं है तो एक घर होना है। कहाँ होना है, किधर होना है, उसका अभी कोई बहुत निर्णय में भाग नहीं है। घर होना है तो घर हो गया। उसके बाद फिर घर में और चार सुविधाएं चाहिए, वो भी हो गई।
जब सुविधाएं घर में होती हैं तब फिर निर्णय की एक एक कड़ी उस पर ध्यान जाने लगता है। सर्वप्रथम ध्यान जाता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के व्यक्ति फिर उन निर्णयों में, क्योंकि अब ये जो जिसे मान रहे थे कि घर नहीं है या आदि आदि कुछ कुछ सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं की अब समझ दिख तो रहा है कि भाई सुविधाएं तो हो गई। ऐसे स्थिति में मानसिकता पर ध्यान चला जाता है और फिर जो राइट्स है, अधिकार है, उस जगह पर निर्णय में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति दिखाई देती है। और इसमें एक लंबा टाइम गया है, जो काल, यानी हमारा कोई सुविधा तैयार होकर के हम उस सुविधा के साथ जी लेने में एक लंबा टाइम चला गया है। उस काल का हमें भान नहीं है। और फिर उसमें कुछ क्रियाएं हुई हैं, पैसा इकट्ठा करने की क्रिया, उसके लिए कुछ जुगाड़ करने की क्रिया। परंतु घर बना और उस घर में जो निर्णय प्रक्रिया है, उस निर्णय प्रक्रिया में तब समझ में आता है कि शायद इसमें हमारा रोल है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां सुविधाएं हो गई, घर में सब कुछ है, परंतु वृद्धावस्था के व्यक्ति निर्णय विहीन स्थिति में दिखते हैं और एक प्रकार की पेन शुरू होती है। क्यों जी रहा हूं? हमारी पीढ़ी को हम लोग देखते हैं, हमको भी धीरे धीरे समझ में आता है कि ये निर्णय हमने सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर एक बंधन जैसा समझ में आता है, कुछ कर नहीं पा रहे। और आगे पीढ़ी में एक निर्णय प्रक्रिया दिखती है कि यहां नहीं रहना है, कहीं और जाना है। इस प्रकार से आज जो परिवार में तीनों पीढ़ियों में ये जो निर्णय प्रक्रिया है, इस निर्णय प्रक्रिया पर बड़ा भारी समीक्षा यदि मैं कहूं तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, द्वंद्व की स्थिति है। और ऐसे द्वंद्व की स्थिति में जो सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ है वो है हमारा मन। वो है हम लोगों के माइंडसेट। और सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे चुप्पी होना, खुश नहीं रहना, बोर होना, निर्णय नहीं मानने की स्थिति में उसमें एक विद्रोह होना, और एक प्रकार से ये जो निर्णयों में तालमेल का अभाव, ये समीक्षा है। मूल्यांकन इतना ही है आज की स्थिति का कि ये जो निर्णयवादी प्रक्रिया है उसमें हमको हमारा तर्क विकसित हो गया है और हमें लगता है कि कुछ बातचीत हो, बात हो, बहुत छोटा शब्द है, बात हो जाना। अब एक एक करके यदि हम संबंध पर ध्यान दे देंगे तब ये निर्णय के मुद्दे हमको समझ में आएंगे। पति पत्नी संबंध में निर्णयवादी कॉन्फ्लिक्ट, भाई बहन संबंध में निर्णयवादी कॉन्फ्लिक्ट, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में निर्णयवादी कॉन्फ्लिक्ट।
तो सब कुछ होते हुए पेट भरने का जुगाड़ हमने कर लिया, परंतु निर्णयों में सहभागिता नहीं होने से मन भरने का ये एक, या मन विचलित रहने का ये एक सर्वाधिक निर्णयवादी प्रक्रिया, ये सर्वाधिक कॉन्फ्लिक्टिंग है। और उसमें हम तर्क विकसित होने के कारण इसका मूल्यांकन है आज की स्थिति का। भले बाय एजुकेशन ये आया हो कि छोटे छोटे बच्चे भी तर्क खुले होने के कारण खुद निर्णय करने की स्थिति में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मूल्यांकन है। हम इस स्थिति को कहेंगे कि अच्छा ये सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, और हम भी उनको पूछते हुए नजर आ रहे हैं निर्णय के बारे में। तो विवेक सम्मत विज्ञान का मतलब है, अब हमने सहायता स्वीकार की मध्यस्थ दर्शन की, कि मध्यस्थ दर्शन में इसमें ये क्या विज्ञान है, कोई सूत्र मिल जाए, कोई टेक्निक मिल जाए कि हमारे परिवार में ये जो निर्णय में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो। बाकी सुविधाओं के तो विज्ञान मिल गया, आधुनिक से आधुनिक मशीन है हमारे पास, शरीर को आराम तो मिल गया, हमारी सोच विज्ञानवादी भी हो गई कि हमें आराम मिल गया, लेकिन मन को आराम नहीं मिल रहा है। ये मन का क्या विज्ञान है? इस रूप में विकल्प को, मुझे लगता है हमको इस यहां पर विकल्प सोचना होगा। भौतिकवाद में इस जगह पर बहुत खास उत्तर नहीं है। शरीर संबंधी निर्णय ये कोई बहुत सेटिस्फाइंग उत्तर नहीं है कि आयु के प्रभाव है, फिर ब्रेन है, फिर उसमें हार्मोन है, और ये सारा कुछ शरीर केंद्रीय निर्णय है, तो बॉडी डिमांड है। ये बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है। शरीर स्वस्थता के निर्णयवादी से मन स्वस्थ हो जाए, ऐसा तो नहीं आया। हम आप कुछ लोग इसमें हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि भौतिकवादी शरीर सम्मत कुछ निर्णय ये काम नहीं कर रहे, ये कुछ अलग ही चीज है। ऐसा हम आप लोगों के सोच में आ रहा है। उस स्थिति में हम विकल्प तलाश रहे, और बाबा जी ने जो विकल्प प्रस्तुत किया उस विकल्प के सम्मुख आज खड़े हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विज्ञान कैसा है। जो आदर्शवादी परंपरा है उसमें जैसे निर्णय है, यदि नहीं बन रहा हो तो चुप रहा जाए, ये चुप रहने का निर्णय है। इमोशंस को सप्रेस करने का निर्णय, और ये सप्रेशन इतना आसान नहीं है। और बहुत सारे उसके उपाय हैं, मार्ग है। पर भाई और बहनों, एक दो व्यक्ति उपाय कर लिया, वो ये निर्णय के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को हटा भी दिया, तटस्थ भी हो गया, तो क्या व्यवस्था रहेगी? क्या व्यवस्था होगी? तटस्थ बन करके देखने के कई कई उपाय आदर्शवाद में रोज है, भरा पड़ा है अपना यूट्यूब या आदि। और बिल्कुल मुझे ये अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अनेकों लोग इस प्रकार के मन शांत करने के लिए तमाम प्रकार का खोजते ही रहते हैं। कहीं से कुछ सूत्र मिले, उसको कुछ अप्लाई करे,
और ये जो निर्णय पर अपने मन को भारी एक प्रकार से दबाव बनता है निर्णय के लिए, उससे कुछ हमें राहत मिले। तो विकल्प के रूप में बाबा जी ने इस विज्ञान को स्पष्ट किया, उसको हम समझने की कोशिश करते। इसके मूल में ज्ञान है। इसके मूल में ज्ञान का मतलब है जीवन ज्ञान है। इसके मूल में अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। और इसके मूल में मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान है। ये तीनों ज्ञान एक व्यवस्था को इंगित करते हैं। उस व्यवस्था का नाम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। और इस व्यवस्था में हमें 100 परिवार की कल्पना करनी है। 100 परिवार, और उसमें लक्ष्य समाधान समृद्धि, ये हमारी कल्पना में आना होगा। जो लोग पहली बार भी सुन रहे, उनमें भी कोई कष्ट नहीं इसको सोचने के लिए। कैसे कष्ट नहीं है? एक अकेला मानव, एक अकेला परिवार कभी भी इस प्रकार की कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी मुद्दे पर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हालांकि जब हम तंग होते हैं तो हम सब कई बार अपने मन में निकलने का तो सोच विचार कर ही चुके हैं, पर क्या ये निर्णय हो पाता है? निकलने का मतलब परिवार छोड़ करके चला जाए। अपने परिवार को अलग करके देख लिया अपन ने, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आ गए, फिर उस परिवार में अब तो सोलो, अकेले रहने का भी निर्णय है। पर क्या उससे मानवीय व्यवस्था से हम दूर निकल पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो फिर निर्णय अकेले का कैसे? ये व्यावहारिक नहीं होगा। तो जो लोग पहली बार सुन रहे, वो भी सहज रूप में इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसका मतलब परिवार में होना, यानी परिवार के साथ ही कोई निर्णय प्रक्रिया होगी। और क्या ऐसी निर्णय प्रक्रिया का मैं समझ सकता हूं? इस निर्णय प्रक्रिया को क्या मैं समझ सकता हूं? और क्या कोई अकेले परिवार का निर्णय होता है? तो नहीं। और भी परिवार है, उनके साथ ये निर्णय प्रक्रिया है, अधिक सुगम है, अधिक सुखद है, प्रभावी है। फिर इस निर्णय में क्या क्या निर्णय आने हैं? प्रमुख निर्णय इसमें आना है समझदार होना। यही प्रमुख निर्णय है, मुख्य निर्णय यही है। आज पैदा हुआ संतान कल समझदारी से अपनी जिंदगी जीना, ये निर्णय है। न्याय का याचक आज का संतान कल की न्याय प्रदायी उसमें आ जाए, यही निर्णय है। तो ऐसे निर्णय में खुद व्यक्ति, परिवारजन, पड़ोसी और एक 100 परिवार तक इस निर्णय प्रक्रिया के काफी स्पष्ट चित्र व्यवस्था के रूप में दिखाई देते हैं। और ऐसी व्यवस्था को जीना, यही विज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा संस्कार का निर्णय। संतान को शिक्षा प्रदान करना है। सोच के देखिए, इस निर्णय प्रक्रिया में कितना सहभाग होता है। फिर हम इसकी क्रियाओं को देखेंगे और फिर काल को देखेंगे। संतान में शिक्षा संस्कार होना, यह निर्णय है। जीवन ज्ञान, यदि हमें यह स्पष्ट हो गया कि शरीर पर संस्कार नहीं होते, संस्कार जीवन में होते हैं।
इसलिए संतान की जीवन क्रियाएं स्पष्ट होना, ये क्रियावादी ज्ञान है, ये क्रियावादी विज्ञान। यानी संतान को समझ में कैसे आता है। छोटे बच्चे का माइलस्टोन जरूर हमने नोट करके रखा है, पर माइलस्टोन तो शरीर की क्रिया अपने आप होती है। बच्चा रेंगना, उठना, बोलना, चलना, ये तो अपने आप होने वाली क्रिया है। इसमें समझने वाली क्रिया कौन सी, कैसे संतान को समझ में आता है, ये जीवन क्रिया है। ऐसा क्रियावादी, तो जीवन क्रिया क्या अपने परिवार में अकेले बच्चे की क्रिया है, या उसके साथ माँ बाप की क्रिया है, उसके साथ दादा दादी नाना नानी की भी क्रिया है। ये तीनों व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से संतान में संस्कार का मुद्दा स्पष्ट होने लगता है। और बच्चे भी फिर एक प्रकार से संस्कार के वातावरण में निर्णय लेते हुए, क्या ये चित्र हमको स्पष्ट होता है। बच्चा एक परिवार का नहीं होता, बच्चा गांव का होता है। तो उसकी निर्णय प्रक्रिया में पूरा गांव सम्मिलित रहता है, ऐसा कहावत है। और ये कहावत में जो अपेक्षा व्यक्त की गई है, वो आज तो समझ में आ रही है कि ये सही है। आज अनेकों परिवार में संतान के निर्णय को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट है। क्या अकेले परिवार उस निर्णय को कर पाता है? नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम सलाह तो लेते ही हैं, लेकिन हमारा निर्णयवादी कैसा हो गया, तत्कालिक है। मतलब आज कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आज हम दौड़े दौड़े इधर उधर भागते हैं। हर घर में ये हो रहा है। और जहां ये नहीं हो रहा है, वहां हम नाराज होते हुए भी दिखाई देते हैं। ये अकेले निर्णय करता है, क्या करता है हमें नहीं पता। चुप्पे चुप्पे रहते हैं। संतान चुप्पे चुप्पे रहना है किसी माँ बाप को शायद स्वीकार नहीं है। क्या चुप्पे चुप्पे, कोई निर्णय प्रक्रिया में सहभागी नहीं लेते। क्या इसके मन में चल रहा है, नोबडी नोज, रहस्य। तो निर्णयवादी ज्ञान, उसमें जीवन क्रिया संस्कार यानी शिक्षा की चर्चा। अब उसमें काल, कौन से काल में यह शिक्षा होनी है, उसमें जीवन क्रिया भी है, और अब शरीर क्रिया भी है। तो शिशु के लिए कालवादी, शिशु से लेकर युवा अवस्था तक ये जो काल क्रम है शरीर यात्रा का, उसमें हम क्या क्या होना है उस आधार पर तय करते हैं। क्रिया की अवधि बराबर काल, ये स्पष्ट हो गया। काल अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। क्रिया की अवधि को हम पहचानने लगे, ऐसा विज्ञान हमारे परिवार में होना। क्रियाओं को हम पहचानने लगे, ऐसा विज्ञान हमारे परिवार में होना। जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, हम लोग अध्ययन बिंदु में यही तो पढ़ रहे हैं। अनेक परिणाम यहाँ पर अस्तित्व में वास्तविकता के रूप में दिखाई देते हैं। उन परिणामों में जड़ क्रिया भी है, और उन परिणामों में चैतन्य क्रिया भी है। तो इन क्रियाओं को हम पहचान पाना, और उस अनुरूप निर्णय हो पाना, शिक्षा के बारे में होने से मुझे लगता है आज हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दा है शिक्षा। संस्कार पक्ष जैसे ही जुड़ जाता है विकल्प से, जीवन ज्ञान से, जीवन में कैसे समझ विकसित होती है,
कैसे चेतना का विकास होता है, और उसमें शरीर क्रिया को कैसे हम समझ सकते हैं। ये यदि हमको समझ में आए तो शिक्षा संस्कार रूपी निर्णय, फिर उस निर्णय में एक प्रकार से 100 परिवारों का निर्णय, उन्हीं निर्णयों को हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण, यानी किसी घर का बच्चा समझदार हो, संस्कारवान हो, स्कूल में शिक्षा संस्कार के लिए चला जाए, तो जो सभी परिवार है उसका एक उत्सव मनाते हैं। शिक्षा संस्कार उत्सव उसका नाम है। उस उत्सव में फिर एक अकेला बच्चा नहीं रहता, पूरा परिवार और जितने परिवार है वो सब रहते हैं। अगर स्कूल का चित्रण आपको हो सकता है, तो जो निर्णय करके जो आते हैं, कि शिक्षा संस्कार का निर्णय करके जब आते हैं, तो फिर स्कूल परिवार के लिए दबाव नहीं रहता जैसा कि आज है। तो फिर इस निर्णय पर अच्छा, फिर ये निर्णय पर बार बार शंका। आज हम आप लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन हम आप लोग बहुत निर्णित है ऐसा नहीं है। परिस्थिति ने निर्णय लेने दिया और जो हम कुछ बन गए शिक्षा से। संस्कारित होते तो हम अपनी शिक्षा से सेटिस्फाई रहते। तो ये अस्पष्टता है आज हमारे पास। शिक्षा देना है ये ठीक है, परंतु शिक्षा संस्कार होना है ये अस्पष्टता है। इसका विज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का निर्णय क्या एक अकेले व्यक्ति का होगा, कि स्वास्थ्य में परिवार का सहभाग होगा, कि पूरे 100 लोगों का सहभाग रहता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को समझने के लिए संयम की जरूरत है। तब स्वास्थ्य संयम जुड़ जाने से निर्णयवादी हो जाता है, ये व्यवस्थित होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। संयम छूट जाता है तो स्वास्थ्य भी एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन मेकिंग है। कितना सारा तो आज हमारे परिवार में हम देखते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी धीरे धीरे चुप्पी है, चुपचाप गोली खाते हैं, ये निर्णय अपना। संयम कहाँ है इसमें। संयम के लिए क्रियावादी ज्ञान चाहिए, संयम के लिए कालवादी विज्ञान चाहिए। जिस आयु में जो खाना है, आज हर घर में स्वास्थ्य के बारे में हम परावलंबी परिवार है ऐसे लगता है। कौन डिसीजन ले रहा है स्वास्थ्य का, नोबडी नोज। हॉस्पिटल दिखना चाहिए इतना निर्णय है अपना, घर कहां बनाए, हॉस्पिटल के पास इतना निर्णय है। हॉस्पिटल कहाँ है, तो शहर में है। शरीर काल का, शरीर स्वास्थ्य का, और उसमें जो संयम करता जीवन है, और ऐसे संयम अस्तित्व में नियम के रूप में है। ये एक जबरदस्त पॉइंट है, समझने की आवश्यकता। अस्तित्व दर्शन ज्ञान के बिना, क्योंकि शरीर कैसे अस्तित्व में आया, कितने प्रकार की उसमें क्रियाएं हुई, कितनी अवधि इस शरीर को प्रकट होने में लगी, जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। और ज्ञान अवस्था का शरीर, इसमें हमको कालवादी होने की आवश्यकता।
शरीर कितना पुराना है इस कॉन्फ्लिक्ट के बजाय शरीर अस्तित्व में कैसे आया, शायद ये ज्यादा व्यवहारिक उत्तर है। धरती कितनी पुरानी है इस कॉन्फ्लिक्ट के बजाय इस धरती पर वर्तमान कैसे रहा जाए, ये हमारे लिए ज्यादा व्यवहारिक उत्तर है। ऐसा आपको नहीं लगता? धीरे धीरे समझ में आता है कालवादी का मतलब है वर्तमान, नित्य वर्तमान कैसे हो। क्योंकि जीवन शरीर को संचालित करता है, इसलिए शरीर यात्रा, शरीर यात्रा है। वहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक, फिर भूतकाल है, भविष्य काल है, और वर्तमान काल है। और ऐसा वर्तमान शरीर परंपरा के रूप में बने रहना, स्वस्थ शरीर परंपरा बनी रहना, ये कालवादी ज्ञान है। ये कहाँ है अपने स्वास्थ्य के आइडिया में? शरीर के स्वास्थ्य के आइडिया में ये नहीं है। आज बीमार हूं, आज ठीक होना चाहिए। बीमार होते हैं तो हमारा कालवादी ज्ञान ध्वस्त हो जाता है, फिर हमको हमारे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी क्रियाएं पलट जाती हैं, निर्णय पलट जाता है। ये भी ध्यान में नहीं आता कि हमारा स्वास्थ्य का प्रभाव घर में 4 लोगों को प्रभावित करता है। जिम्मेदारी किसकी? एक परिवार में कोई बीमार है, उसका 10 लोगों तक प्रभाव जाता है। जिम्मेदारी किसकी? तो क्या बीमारी नहीं रहना है, होना है? इसलिए स्वास्थ्य की परिभाषा विकल्प में दिया है। जीवन अपने संकेतों के अनुसार शरीर से काम ले पाता है, यह स्वास्थ्य है। शरीर से कितने समय में क्या काम लेना है, ये विज्ञान हमको स्पष्ट होने से कालवादी विज्ञान, इसमें हम पारंगत होंगे, ये विकल्प है। मैंने एक बार बाबा जी से पूछा था, हम तो मिले बाबा जी को लगभग 89 वर्ष के, उसके बाद 97 तक, 88 89, जब तक उनका कमर में जो बॉल रहता है वो एक बार टूट गया और फिर वो नया रिप्लेस किया। उसके पहले मैंने देखा है, परिवार में हम अमरकंटक में जाते थे उनसे मिलने, उनके चलने की गति, परिवार सदस्यों से मिलने की गति, ऐसा दमदार वृद्ध मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा। तो मैंने पूछा कि ये जो आयु है, हर चीज आप इसके इसके अनुसार, हमको तो ऐसा दिखाई देता है पर आप ऐसा दिखाते नहीं। यानी वृद्धावस्था का भान बराबर बाबा जी रखे हुए थे। आज हम 45 50 40 35 में देखिए, हमको तो रिटेंशन की दिक्कत है। अभी हम ये जो पठन प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें रिटेन नहीं होती इंफॉर्मेशन, जबकि पुस्तक सामने है, इतने वीडियो है, इतना ऑडियो है, फिर भी समय पर किसी मुद्दे का स्पष्टीकरण हो, ये रिटेंशन नहीं होता। और एट द एज ऑफ 89 जटिल से जटिल अस्तित्व के प्रश्नोत्तर बाबा जी से होते थे और प्रिसाइज आंसर आता था। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भी 89 वर्ष में हम इतने सहज कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान की प्रक्रियाएं जो दर्शन से पढ़कर हमारे स्मरण में आए, और हम अपने दादा पोता जो भी उस समय की छोटी पीढ़ी होंगी, क्या उनको उतनी सटीकता से हम उत्तर कर पाएंगे कि हम बोलेंगे नहीं बेटा हम तो भूल गए? कई उनके ऑडियो देखिए, उनका आयु देखिए।
इसलिए जब हम उनसे बात करते थे तो अनुभव की कंसिस्टेंसी पता लगती थी। परंतु जो उत्तर उन्होंने दिया, बेटा अगर इस आयु में ऐसे करूंगा तो लोग कहेंगे चमत्कार। क्या भान है देखिए अपनी अवस्था का। ये कनेक्ट है, ये संयम है, ये संतुलन है। और जब शरीर मूलत परंपरा को जब हम देखते हैं तो एक थोड़ा सा विषण्णता भी मन में होती है कि जरा सा सफेद बाल हमको सहन नहीं होता और हम विज्ञान के पक्ष में चले जाते और वो 10 या 15 रुपए की एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं। ये हमारा कालवादी ज्ञान है, ये विज्ञान है। सफेद बाल को मिटाओ, चमड़े को चमकाओ। चमड़ी की झुर्रियां क्या कहती हैं? झुर्रियां नहीं होना। शरीर नश्वर है, उसको अमर कैसे करना, यह आज का विज्ञान है। और ज्ञान संपन्न व्यक्ति शरीर की विरचना को स्वीकारता है, क्योंकि उसमें अनुभव की प्रखरता हुई है, क्योंकि उसको स्वयं के प्रति विश्वास हुआ है। ये कालवादी ज्ञान है। और उसको ये दिख रहा है कि आगे मानव परंपरा होना, और इस परंपरा के लिए मेरी शरीर यात्रा का समर्पण है। और उसमें एक वृद्धावस्था भी है। क्या ऐसा संयमी संतुलित वृद्धावस्था की कल्पना हमको होती है? सभी प्रौढ़ लोगों को, हम आप जैसे प्रौढ़ व्यक्तियों को अब समझने की आवश्यकता है। इस रूप में शरीर संचालन, उस रूप में संयम, ये कालवादी ज्ञान हुआ। तो फिर ये अकेले निर्णय कैसे है? तब समझ में आता है ये तो परंपरा निश्रुत निर्णय है। जागृत मानव परंपरा निश्रुत निर्णय है। और ऐसे निर्णयवादी ज्ञान को, ऐसी क्रियाओं को और ऐसे काल को समझना, यही हमारा विज्ञान है जो विकल्प से प्रस्तुत है। तो शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा, ये 5 आयाम हैं। और इन 5 आयामों में निर्णयवादी विज्ञान, क्रियावादी और कालवादी, ये स्पष्ट होना। इसलिए कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विज्ञान की स्पष्टता के लिए हमें व्यवस्था का अध्ययन चाहिए। और ऐसी व्यवस्था को समझने वाला मानव है। ऐसे मानव को ज्ञान चाहिए। इसलिए ऐसे मानव का अध्ययन चाहिए। और ऐसे मानव का अध्ययन होने के लिए अनुभव चाहिए। और ऐसे अनुभव के लिए अनुभूतियों का श्रवण होना होगा। तो जो निर्णय है ना, आज की सभा में हम आए हैं, ये निर्णय है कि ऐसा श्रवण, अनुभव की अनुभूतियों का श्रवण हम करेंगे और उस श्रवण का हम मनन करेंगे। ये निर्णय है। क्योंकि हमें जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है। जिंदा रहने का निर्णय तो अस्तित्व सहज है। शरीर क्रियाएं अपने आप होती हैं। शरीर के साथ रहने वाला जीवन की नियति यही है कि उसको तो स्वयं निर्णय करना है, क्योंकि वो स्वयं को पहचानता है, क्योंकि वो दूसरे को पहचानता है। कल जैसे चर्चा किया था, क्योंकि वो दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है, उसको दिखता है, इसलिए निर्णय लेता है। जिसको दिखता नहीं वो क्या निर्णय लेगा?
कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विज्ञान की स्पष्टता के लिए व्यवस्था का अध्ययन चाहिए। शायद हमारी पीड़ा भी यही है, व्यवस्था की पीड़ा है, क्योंकि अव्यवस्था है। और इस व्यवस्था के पांचों आयाम और इस व्यवस्था का आधार अस्तित्व, और इस अस्तित्व को समझने वाला मानव, मानव में जीवन, जीवन में चेतना विकास, इस प्रकार से सार रूप में कालवादी विज्ञान का मतलब है वर्तमान को समझना। क्रियावादी विज्ञान का मतलब है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया को समझना। निर्णयवादी विज्ञान का मतलब है ह्रास या विकास का निर्णय लेना। तो विज्ञान का सारांश इस रूप में निकलता है, दिशा स्पष्ट होना। जाना किधर है, ये दिशा स्पष्ट होना। और ऐसी दिशा स्पष्ट होने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना, जो विवेक है। और ऐसे लक्ष्य और दिशा स्पष्ट होने के लिए आधार है ज्ञान, वो ज्ञान हमें होना। इस प्रकार से ज्ञान के आधार पर विवेक और विज्ञान, विवेक के आधार पर विज्ञान, जब शिक्षा विधा से हम चलते हैं तो ये तीनों साथ साथ चलता है। इस प्रकार कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विज्ञान में हम आप पारंगत हो जाएं, ऐसा भी आविष्कार या ये जो आविष्कृतियां हैं इन इस विज्ञान की, ये मध्यस्थ दर्शन ने प्रस्तुत की है। और ऐसे विज्ञान को हम कला से भी पहचानते हैं। विज्ञान होने का मतलब क्या है, कला होना। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें ये कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी विज्ञान स्पष्ट किया गया है। अनुकरण अनुसरण विधि से हम इन इस विज्ञान को अपनाकर इन शास्त्रों में पारंगत होकर के हम आप अपनी कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी दिशा को स्पष्ट करते हुए लक्ष्य की ओर चल दे, ऐसा बाबा जी का हमारे लिए एक उपाय योजना भी दी हुई। इस उपाय योजना को डिटेल हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। मुझे लगा कि आपके इस प्रश्न का इतना एक विस्तार से उत्तर मेरे से हो पाया है। आशा है इस प्रश्न से आपको संतुष्टि मिला होगा। समय भी हो रहा है, शायद आपको इसमें संतुष्टि मिली होगी। अगर कोई अड़चन है इस मुद्दे पर तो एक आध 2 मिनट में कुछ कोशिश करते हैं। धन्यवाद भैया, मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, अभी स्पष्ट होने लगा भैया। या इस पर आप में से एक दो लोग शेयर भी कर सकते, कुछ स्पष्ट हो गया होगा तो। ठीक है, चर्चा सबके लिए। जी भैया। नमस्ते भैया। जी दीदी बताइए। भैया हमें इसमें ना हमारे ग्रुप से ही क्वेश्चन निकला था, हमें ना इसमें स्पष्टता नहीं बन पा रही थी। हम इसको ना व्यवहार से नहीं जोड़ पा रहे थे, बस उसको ना शब्द रूप में ही ले पा रहे थे, इसको शब्द के अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बट आपने पूर्णतया उसको स्पष्ट कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसको बहुत बार ही पढ़ा मैंने, बट मैं इसको समझ नहीं पाती थी, व्यवहारिक रूप से जोड़ नहीं पाती थी, बट आज बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भैया। ठीक है गजानन भैया, नमस्कार, धन्यवाद इस अवसर नमस्कार के भैया। लिए। सभी जी भैया अभिभावकों को प्रणाम, नमस्कार। 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 नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया जी, जी को नमस्ते। धन्यवाद बहुत। नमस्कार।